नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। और आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारी फ़ोन लाइंस पर जुड़कर आप कानूनी राय ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की कानूनी राय देने के लिए हमारे विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। आज हम आपको वकीलों के हितों से जुड़े कानूनों के बारे में बताएंगे। हमारे साथ आज कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही जी, है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप भी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। और हमारी फ़ोन लाइंस भी खुल चुकी हैं। नंबर बता देते हैं आपको 01206127 और 01206127 आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके किसी भी प्रकार की कानूनी सलाह हमसे ले सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता परमानंद पांडे जी की तरफ। सर, वकीलों के कल्याण निधि अधिनियम का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या होता है और ये वकीलों के हित में कैसे काम करता है? देखिए, आपको मैं एक चीज बताऊं कि एडवोकेट्स वेलफेयर फंड इसके बोलते हैं अंग्रेजी में, नाम है इसका। ये वकीलों के हित के लिए बनाया गया है और इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। इसका उद्देश्य होता है कि वकील जो है कई बार ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं कि उनके सामने वित्तीय संकट आ जाता है, तमाम तरह के ऐसी स्थिति आ जाती, बीमार हो जाते हैं या उनके घर का कोई आदमी बीमार हो गया, तमाम परेशानियों से जूझ रहा है, तो उस व्यक्ति को कोई न कोई मदद मिलनी। ये कहाँ से मिलेगी? या तो आप सरकार से गुहार लगाएं जी कि हमको ये मदद मिलनी चाहिए जो आम आदमी की तरफ होती है, या वकील लोग अपनी संस्था बनाएं, एक वेलफेयर फंड बनाएं और उस निधि से ही कुछ न कुछ लाभ दिया जाए। जैसे आपको बताऊं कि दिल्ली में तो एक है कि वेलफेयर स्कीम नहीं है, इंश्योरेंस स्कीम कराई गई है। उस इंश्योरेंस स्कीम में 5 लाख तक का जो भी दिल्ली बार काउंसिल से एनरोल मेंबर है, जो उसमें जुड़े हुए हैं, उन सबको 5 लाख तक का बीमा मिल रहा है। जी मैं सुप्रीम कोर्ट की बात बता रहा हूँ। जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, अभी 2-3 साल पहले तक की स्थिति थी कि वो 10 लाख रुपए तक का बीमा सबको दे देते थे जो बीमार होता था उसके लिए। ये बहुत बड़ी रकम है इस लिहाज से। देखिए, जब आप संकट में हो, कई बार परेशानियों में हो, तो ऐसी स्थिति में इस ढंग का आपको वेलफेयर फंड में आपको पैसा मिल जाए, ये बड़ी भारी चीज है। मैंने इस चीज को देखा है कि जैसे किसी की बेटी की शादी हो रही है, बेटे की शादी में तो सामान्य तौर पर नहीं कर देते हैं, लेकिन बेटी की शादी हो रही है, तो उसमें अगर ये गुहार लगा दी जाती है वेलफेयर फंड के लोगों से, तो वो भी कुछ न कुछ उसमें मदद करते हैं, कहते हैं कि नहीं, इसमें हमको मदद करनी चाहिए। तो कुछ तो उसमें पुण्य का अभाव आ जाता है कि हमको पुण्य मिल जा रहा है, और कुछ यह है कि हमारी मजबूरी में हमको वो वित्तीय लाभ मिल जा रहा है। तो ये है एजुकेट वेलफेयर फंड का ये उद्देश्य। इसका उद्देश्य यही है कि जो परेशानी में हो वकील लोग, उन परेशानियों से उनको निजात पाने के लिए कहीं न कहीं से उनको धन उपलब्ध कराया जाए, उनकी मदद की जाए। यही इसका उद्देश्य है और इसकी स्थापना 2001 में हुई, जी और सर। उसके पहले तो नहीं थी, लेकिन 2001 के बाद से लोग इसमें लाभ लेते हैं। अब आपको एक चीज और बता दें, जी इसमें ऐसा है कि ये कहीं हवा से तो पैसा नहीं आ पाते हैं, जी वैक्यूम से तो आएगा नहीं कि आपको वैक्यूम से मिल जाए पैसा। पैसा तो कहीं ना कहीं से जनरेट करना पड़ता है। वो जनरेशन का क्या नहीं, उसमें ये है कि जो लोग वो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जैसे मैं वकील हूँ और दिल्ली बार काउंसिल से अपना रजिस्ट्रेशन कराया हूँ, या उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से किसी ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो उसको एक सर्टेन अमाउंट वहां पे करना पड़ता है, वो वेलफेयर फंड, वो पैसा उसमें चला जाता है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि वकीलों को LIC के बाद सुविधा होती है, LIC कराते हैं तो LIC में से उनका पैसा मिल जाता है। कई बार सरकार भी उसमें अनुदान दे देती है, गवर्नमेंट, हर राज्य की गवर्नमेंट जो है वो अनुदान दे देती है, उसका पैसा उसमें आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा पैसे का स्रोत जो है, धन का स्रोत है, वो आप जो वकालतनामा फाइल करते हैं, तो हर वकालतनामा पर कम से कम
कई कई जगहों पर तो 5 रुपए है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर वो 25 रुपए कर दिया गया है कि 25 रुपए वकालतनामा पर फीस देनी पड़ती है। तो अच्छा, हजारों वकालतनामा रोज फाइल किए जाते हैं पूरे जी सर। प्रदेश में, राज्य में और जगहों पर। तो वो हजारों लोगों का 25 रुपए के हिसाब से वो वेलफेयर फंड में पैसा चला जाता है। तो ये है जनरेट करने का तरीका, कैसे हम जनरेट करें पैसे को। जनरेट करने के बाद तभी वो खर्च कर सकते हैं। लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि मुफलिसी में, परेशानी में, बीमारी में, किसी तरह के और संकट में कोई वकील आया हुआ है तो उसको इसका पैसा दे दिया जाए। और जी मान सर। लीजिए कई बार ऐसा होता है जी। कि बहुत ज्यादा उम्र हो गई है, वकील के पास कोई साधन नहीं है, वो गुहार लगाता है कि मुझे पैसा दिया जाना चाहिए, तो एक मुश्त राशि उसको दी जाती है कि जिससे वह बात के समय में इसको ध्यान दे। वकीलों को कोई पेंशन तो मिलती नहीं है, वो उसमें क्या होता है कि उनके बच्चे होते हैं, उनकी बच्चियां होती हैं, वो जाकर के खुद पैसा कमाते हैं। तब वो तमाम वकीलों को मैंने देखा है कि बहुत सारे वकील जो है वो अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और उनसे उनको मदद मिलती है। तो कहते हैं कि उसमें क्या है कि उनको कई बार एक तरह का वो झेलना पड़ता है, ह्यूमिलिएशन, और उस ह्यूमिलिएशन से बचने के लिए वो कहते हैं कि हम वेलफेयर फंड से पैसा लेंगे, और वेलफेयर फंड से जो पैसा मिलता है तो वो उनको बच्चों की नजर में भी उनका एक तरह का सम्मान बढ़ जाता है। यही इस वेलफेयर फंड का उद्देश्य है। जी सर, ये तो बात हो गई कि फ़ंड जनरेशन कहाँ से होता है और किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। अगर वकीलों की बात करें तो वकीलों को शामिल करने के लिए क्या इसमें किसी तरह की योग्यताएं रखी गई हैं कि इन इन योग्यताओं को पूर्ण करने के बाद ही वो इस वेलफेयर फंड का फ़ायदा उठा सकते हैं? जी हाँ, ये तो आपने ठीक सवाल पूछा। वरना कोई भी आदमी, वकीलों का मतलब ये है कि अगर उसका बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन हुआ है तभी वो वकील माना जाता है। वरना मान लीजिए हम लॉ की डिग्री लेकर के घर में बैठे रहे जी। और लॉ की डिग्री लेकर के और हम रजिस्ट्रेशन न कराएं तो हम वकील नहीं माने जाए। आजकल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक और चीज हो गई है, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन पास करने के बाद ही किसी लड़के और लड़की का उसमें एनरोलमेंट होता है। जब आप एनरोलमेंट करा लेते हैं तो एनरोलमेंट कराते समय वेलफेयर फंड के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट जमा करना पड़ता है, वो भी उसी आपके वेलफेयर अकाउंट में चला जाता है, और उस अकाउंट का उपयोग तमाम पीड़ित जो मुफलिसी में रह रहे हैं वकीलों के लिए करना पड़ता है। तो ये इसके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप वकील रहें, बिना वकील बने आप इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। वकील बनने के लिए आप किसी भी राज्य के, जो जैसे दिल्ली बार काउंसिल है, जैसे यूपी बार काउंसिल है, बिहार बार काउंसिल है, या मध्य प्रदेश की बार काउंसिल है, उसके सदस्य बनेंगे, उसमें फीस जमा कराएंगे, तभी जाकर के आप वकील बन पाएंगे और तभी आप इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जरूरी ये है कि आप वकील बनिए, बिना वकील के आप इसके सदस्य नहीं बन सकते। जी सर, और अगर कल्याण निधि अधिनियम के लाभों की बात की जाए तो आखिर किस तरह की प्रक्रिया होती है जो फॉलो की जाती है लाभ दिलाने के लिए किसी भी वकील को, और लाभों में मतलब किन किन लाभों की प्राप्ति हो सकती है वकीलों को? कुछ कैटेगराइजेशन भी होगा इसमें? जी हाँ, ये आपने बात ठीक उठाई और अच्छी है बहुत। मतलब एक तरह का लोगों के मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर वकील हैं और लाभ मिल रहा है, निधि का लाभ लेना है तो कैसे लाभ लिया। तो इसमें तो सबसे जरूरी चीज है कि निधि का लाभ ऐसा नहीं है कि आप बहुत आराम तलब जिंदगी रह रहे हैं और उसमें आपको मिल जाए। इसमें दो चीजें, जी। देखिए, एक एडवोकेट होता है, एक सीनियर एडवोकेट होता है। जी। सीनियर एडवोकेट जो लोग होते हैं उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता, हालांकि वो पैसा उसमें जमा कराते हैं। जी। और सीनियर एडवोकेट बनने के लिए एक नियम होता है कि आप इतने दिन तक की प्रैक्टिस आपकी जरूरी होती है। पहले तो आप एडवोकेट का रजिस्ट्रेशन ही होगा, तभी जाकर के उसके बाद आप सीनियर एडवोकेट होंगे। जी। दूसरी चीज है, कई लोगों को आप बताएं, मिस पांडे आप देखिए, जी। कई लोग होते हैं कि कोर्ट में आते हैं, वो नौकरी से रिटायर हुए या नौकरी से इस्तीफा दे दिया, या यस सर। 40-45 साल की उम्र में उन्होंने प्रैक्टिस शुरू किया। हालांकि उनको बार काउंसिल का मेंबर रहना जरूरी होता है, लेकिन उनको पेंशन भी मिलती है, जहां वो नौकरी करते होते हैं वहां से पेंशन भी मिलती है। जी। तो ऐसे व्यक्ति इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। अगर आप सीनियर एडवोकेट हैं
तो भी आप निधि का लाभ नहीं ले पाएंगे। और अगर आप कहीं से पेंशन मिलती है, पेंशन याफ्ता आदमी है, तो व्यक्ति हैं, तो आपको कहा जाता है कि जैसे वहां से आप रिटायर होने के बाद आए हैं, या रिटायर होने के बाद नहीं, इस्तीफा दे करके वॉलेंटरी रिटायरमेंट लेकर के आए हैं, तो वहां पर आपको इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। तो जी सर। अब क्या करना होता है, उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि अगर हम गए हैं तो हमको किस ढंग की सुविधा की जरूरत है। ये जरूरतमंदों के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा लाभ में हो, बहुत ज्यादा आप अच्छाई में अच्छे में रह रहे हैं, जिंदगी आपकी सुचारू रूप से चल रही हो, और फिर आप जाकर के एप्लीकेशन लगा करके, जैसा कि आमतौर पर यहाँ पर होता है, तमाम तरह की आपको बताएं कि यहाँ पर परेशानियां भी हैं लोगों को, कि जो जो लोग ऑफिस बियरर हो जाते हैं, वो इसका दुरुपयोग करते हैं, दोहन भी करते हैं, और अपने अपने को कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ी अपन अपन को दे, ऐसी स्थिति कर देते हैं कि वो बांट देते हैं, और जो लोग इसके हकदार नहीं होते हैं उनको भी ये दे दिया जाता है, और ये मिली भगत से होता है। तो इस नाते सबसे जरूरी चीज तो ये है, जो नियम के अनुसार है, नियम के अनुसार हम जरूरी स्थिति में हो, हम जरूरतमंद हो, हमको बीमारी हो चुकी है, या किसी तरह से हम रिटायरमेंट के बाद की स्थिति में आ गए हैं और हम काम करने की हालत में नहीं है, तो भी हमको ये सुविधा मिलेगी, अन्यथा ये सुविधा नहीं मिलेगी। हमारे परिवार को भी ये सुविधा मिलती है। जी सर। जैसे एक वकील जो है, वो एक 50-55 साल की उम्र में अगर वो गुजर गया, तो जी उसकी पत्नी को कैसे सुविधा मिलेगी, क्या उसके बच्चे और बच्चियां कैसे स्कूल में जाएं। तो वो गुहार लगा सकते हैं कि देखिए, हमारे सामने आय का कोई स्रोत और साधन नहीं रह गया है, इसलिए हमको इस निधि से लाभ दिया जाए, जिससे हमारे बच्चे पढ़ सकें, जिससे मेरा गुजारा भत्ता चल सके। ये इस निधि का खास मकसद है, कि जिसमें परिवार के लोगों को भी मिलता है और वकील को भी मिलता है। वह जब परेशानी की स्थिति में हो तो इसके सामने गुहार लगाए और इसमें। सर, हम बात कर रहे थे कि कल्याण अधिनियम, इसमें किस तरह से ज़रूरतमंदों को ही मिलना चाहिए पर मिसयूज़ भी होता है। तो अगर हम बात करें सर इसके मैनेजमेंट की या प्रबंधन की, तो इसमें आखिर प्रबंधन के लिए कौन कौन जिम्मेदार होता है? देखिए, प्रबंधन में खास तौर पर जो राज्य का है, तो राज्य का एडवोकेट जनरल इसका अध्यक्ष, और फिर उसके साथ सदस्य होते हैं कई, जिसमें लॉ डिपार्टमेंट का एक मेंबर होता है, जिसमें गृह सचिव, गृह विभाग का एक आदमी मेंबर होता है, और ऐसे ही मतलब चुने हुए कुछ वकील लोग होते हैं जो इसके प्रबंधन करते हैं। उनके पास ये जाता है, प्रबंधन की स्थिति आती है, तो वही प्रबंधन करते हैं कि अगर पैसा आया है तो पैसे का प्रबंधन कैसे किया जाए। और मान लीजिए किसी ने गुहार लगाई है इस निधि के अंतर्गत, तो हमको कैसे उसकी मदद करनी चाहिए। वरना ऐसा है कि एक लाइन लग जाएगी लोगों की, तो उसमें एक क्राइटेरिया तय करते हैं कि वाकई इसको जांच कर ली जाए कि क्या उस व्यक्ति को सचमुच में जरूरत है, या केवल इसका लाभ लेने के नाम पर लाभ ले रहा है। ये चीजें ध्यान देनी पड़ेगी। अगर केवल लाभ लेने के लिए वो काम कर रहा है, तो उसकी चीजों को ठुकरा दिया जाता है, क्योंकि एडवोकेट जनरल राज्य का होता है, उसको पूरे राज्य के वकीलों का समर्थन प्राप्त होता है। हालांकि वो गवर्नमेंट अपॉइंटी होता है, सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है, और उसी में मान लीजिए होम डिपार्टमेंट का व्यक्ति होता है, जो होम सेक्रेटरी, निश्चित तौर पर होम सेक्रेटरी ही नहीं होगा, कोई और भी हो सकता है, ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर भी हो सकता है। वैसे ही लॉ मिनिस्ट्री से कोई व्यक्ति होता है जो आता है और इस चीज को, और वकीलों के प्रतिनिधि होते हैं जो इस बात को तय करते हैं कि किसको लाभ दिया जाए और किसको ना। इनका प्रबंधन का काम इनके ऊपर रहता है। ये जो है मैनेजर मैनेज करते हैं इस चीज को। फंड उनके पास आता है तो फंड को वो देखते हैं। सबसे बड़ा स्रोत मैंने आपको ये बताया कि रजिस्ट्रेशन कराते समय वकील को एक फीस देनी पड़ती है, जो उसके अकाउंट में चला जाता है, फंड के अकाउंट में। और उसके अलावा एक और चीज होती है कि वो गलतनामा देते समय हर वकील को एक सर्टेन अमाउंट का टिकट स्टैंप लगाना पड़ता है, और वो स्टैंप का जो पैसा आता है वो पैसा चला जाता है फंड में,
तो ये तो पैसे जनरेट करने की स्थिति आ गई, और लाभ मैनेज करने की जो आज बात में होता है, तो उसमें एडवोकेट जनरल उसका अध्यक्ष होता है और सदस्य लोग होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं। जी सर, और वकीलों के लिए कल्याण निधि अधिनियम की अगर अपील और शिकायत निवारण की बात की जाए तो इसको लेकर भी प्रक्रिया होती है, तो हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को बताएं कि इसकी प्रक्रिया आखिर किस तरह है, कि अगर कोई वकील अपील करता है या उसकी कोई शिकायत है तो उसके निवारण की आखिर क्या प्रक्रिया है। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैंने आपसे शुरू में ही इस चीज को कहा था कि अगर ऐसी स्थिति में आए तो बहुत यहाँ लोग कायदे से धर्मराज जैसे बैठे रहे तो कुछ नहीं हो सकता, कोई शिकायत नहीं आएगी, लेकिन ऐसे लोग नहीं होते। ऐसा है कि कई बार ऐसे लोगों को ये निधि से लाभ पहुंचा दिया जाता है जी जो सर। उसके हकदार नहीं होते, उनको जरूरत नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है कि वही लोग जो मैनेज करते हैं, मैनेज करने वाले ही लोग जरूरत करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब किसी को जानकारी हो जाती है तो वह उसको सूचना देता है और वहां पर ले आके देता है कि देखिए आपके साथ कंप्लेंट हुई है, यहाँ गड़बड़ी हुई है और मुझे इन परिस्थितियों में रहा हूँ और मुझे इस पर कोई मदद नहीं दी गई है, लिहाजा इसके बारे में जांच की जाए और जांच करने के बाद इसका निदान किया जाए, इसमें देखा जाए कि मुझे लाभ कैसे प्राप्त होता है और यहाँ पर होने वाली गड़बड़ी को कैसे रोका जा सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ नहीं होता है तो आपको हम बताएं कि जैसे हमारे यहाँ एक लॉ में कहावत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होता है हाई कोर्ट को अंडर 226 जो संविधान की धारा है उसके तहत अकूत पावर होते हैं, और वहां अगर मान लीजिए नहीं शिकायत हो पा रही है तो उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं और रिट फाइल कर सकते हैं कि देखिए इन परिस्थितियों में नहीं दिया गया और इन परिस्थितियों में दे दिया गया है और इस ढंग से मिसमैनेजमेंट हुआ है और यहाँ पर इसका धन का दुरुपयोग हुआ है, तो हाई कोर्ट में आप जा सकते हैं। यही इसकी प्रक्रिया है। जी सर, और अगर वकीलों के पेशेवर विकास की बात की जाए तो कल्याण निधि अधिनियम से उनके पेशेवर विकास पर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए पेशेवर विकास की बात जहाँ तक आप बात कर रहे हैं जी सर, तो देखिए ऐसा है कि आजकल नया नया लड़का आ जाता है तो नए लड़के को तो कोई साधन नहीं होता है, उसको कहीं से नहीं, लेकिन ये इस नियम और अधिनियम के तहत कोई ऐसा लाभ नहीं पहुंचाया है कि जैसे उसको 5,000 10,000 रुपए महीने का लाभ दे दिया जाए जिससे इतना परिवार चला सके। अभी कुछ ऐसी है, कुछ राज्यों ने शुरू किया, जैसे केरल ने इस चीज को स्टार्ट किया है कि वहां पर वकीलों को सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देते हैं। ऐसे कई राज्यों में कुछ दिया गया है लेकिन सरकार की तरफ से दिया गया है, ऐसी स्थिति कई बहुत सारे राज्यों में नहीं आ पाई। तो इस लिहाज से इस दिशा में इस नियम को, इस निधि को, ये कल्याण एडवोकेट्स वेलफेयर फंड को पूरी तरह से सोचना पड़ेगा कि नए आने वाले वकीलों को, मान लीजिए जरूरतमंद लोग हों तो उनको देखिए ही, लेकिन नए वकीलों को जिनको और कोई आय के साधन नहीं है उनको एक तरह का वजीफा, उनको एक तरह की वृत्ति दी जाए जिससे वो किसी तरह से अपने काम को कर सकें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ सकें, ये चीज ध्यान रखनी होगी। वरना आपको तो ये बताएं कि बहुत सारे जगहों पर तो वकीलों की ये स्थिति हो चुकी है कि उनका शादी नहीं होती, कहते हैं कि हम वकील के यहाँ शादी नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास कोई आय का निश्चित साधन नहीं है। लेकिन बहुत सारे वकील हैं जो बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत अच्छे ढंग से कमा रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज है इस निधि का कि ये नए आने वाले वकीलों को उनको पैरों पर खड़ा करने के लिए पूरी तरह से काम करें, तभी जाकर के इसकी उपयोगिता साबित हो पाएगी। जी सर, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे इस लीगल हेल्पलाइन खास पेशकश में जुड़ सकते हैं और अपने किसी भी तरह के सवाल को पूछ सकते हैं या किसी भी तरह की कानूनी सलाह को ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।